हाँ बेटा, अब अपन इस कोलाइट वाले चैप्टर को प्रेजेंटेशन में अपन आगे बढ़ाते हैं। उत्प्रेरण कर लिया था, उत्प्रेरण दो प्रकार का पढ़ा था, समांगी और विषमांगी, फिर एंजाइम उत्प्रेरण, और लास्ट उत्प्रेरण में बाकी रहा था वो था जियोलाइट उत्प्रेरण। जियोलाइट उत्प्रेरण का दूसरा नाम याद रखना है, जियोलाइट का आकार या आकृति वर्णात्मक उत्प्रेरण, सेफ सेलेक्टिव कैटलाइस्ट। जियोलाइट जो होते हैं बेटा एल्यूमिनोसिलिकेट होते हैं, पत्थर होते हैं जिनके ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं और इनका आकार मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है बेटा। मधुमक्खी के छत्ते नहीं होते टंकी पे लटकते हैं इस तरह के, तो ये पत्थर होते हैं जिनके ऊपर छोटे छोटे क्या होते हैं, छेद होते हैं, सूक्ष्म छिद्र। इन छिद्रों के आकार पर निर्भर करता है कि इससे वो क्रियाकारक जाएगा या नहीं जाएगा, इसलिए इनको कहते हैं आकृति वर्णात्मक उत्प्रेरण। तो बस यही बात यहाँ पर लिखी बेटा कि जियोलाइट क्या है, ये एल्यूमिनोसिलिकेट सिलिकेट, सूक्ष्म छिद्र सिलिकेट होते हैं, और वास्तव में सिलिकेट भी कौन से, एल्यूमिनोसिलिकेट, मतलब एल्यूमिनियम और सिलिका रेत होती है और उसमें एल्यूमिनियम के सिलिकेट्स होते हैं। इनका सामान्य सूत्र एम मेटल हो गया है, ये उसकी ऑक्सीजन अवस्था हो गई, ये एल्यूमिनो पदार्थ, ये सिलिकेट हो गया, और जल के अणु साथ में क्रिस्टलन जल रहता है बेटा। ये इसका एक उदाहरण भी है Na2Al2SN2O8.XS2, मतलब कितने भी जल के अणु इनमें साथ में रहते हैं। अपन ने 11th में भी पढ़ा है सूक्ष्म सूत्र। इस पूरे सोडियम तो ये हो गया, इस पूरी टेल ऑफ 2 को अपन जेड से दिखा सकते हैं। तो इनका छोटा सूत्र, इतना बड़ा सूत्र याद नहीं रहे, पत्थर है ये, ठीक है ना, तो अपन इसको शॉर्ट में दिखा सकते हैं Na2Z। जेड ये संक्षिप्त सूत्र है, इसका उपयोग अपन ने किया था कठोर जल को मृदु बनाने में, वो भी अभी बताऊंगा आपको। उससे पहले खास परिभाषा क्या है, इन ये लाइन खास बेटा, इन उत्प्रेरकों पर विभिन्न आकार, इन उत्प्रेरकों पर विभिन्न आकार के छिद्र तथा गुहाएं होती है। छिद्र मतलब छेद होते हैं छोटे छोटे इस तरह के, और गुहाएं का क्या होती है, केविटी, खड्डा, ठीक है ना, होती है, तथा इनके द्वारा उत्प्रेरण क्रियाकारक के आकार व छिद्र पर निर्भर करता है। क्रियाकारक छोटा होगा उस छेद में से वही जाएगा, उस पर निर्भर करता है, और आकृति पर निर्भर करता है, इसलिए इनको आकृति वर्णात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। बोर्ड में क्या करते हैं कि जियोलाइट को नहीं छुपा करके आकृति वर्णात्मक उत्प्रेरण की बात भी वो कर लेते हैं। तो आकृति मतलब क्या है कि बेटा इसके ऊपर जो छोटे छोटे छेद होते हैं उस पर, इनका उपयोग कहाँ होता है जियोलाइटों का, वो हम बात करें। आप इनका जियोलाइट का मुख्य उपयोग पेट्रो रसायन में किया जाता है। कहाँ किया जाता है बेटा, उपयोग की बात करेंगे अब इन पर, शॉर्ट नोट आता रहता है एग्जाम में, तो उपयोग लिखेंगे इनका। इनका उपयोग, दो उपयोग का बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इनका उपयोग लिखेंगे अपन, इनका उपयोग पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रो रसायन, पेट्रोलियम केमिस्ट्री जो होती है ना, पेट्रोकेमिकल में किया जाता है, केमिकल में किया जाता है बेटा। इनका उपयोग वास्तव में अपन हाइड्रोजनीकरण है, कुछ समावयीकरण है, उन क्रियाओं में करते हैं बेटा, ठीक है ना। और दूसरा आपको सिखाया था एक तो, ठीक है ना, एक उदाहरण आप देखिए इंपॉर्टेंट, एक जियोलाइट है, एक ZSM5 नामक जियोलाइट का उपयोग, जियोलाइट का उपयोग अल्कोहल को गैसोलीन क्या है, गैसोलीन पेट्रोल है बेटा, पेट्रोल जो अपन गाड़ियों में जलाते हैं उसका नाम गैसोलीन है, वास्तव में वो गैस की फॉर्म है गैसोलीन, ब्रैकेट में लिख सकते हैं अपन पेट्रोल, ठीक है ना। अल्कोहल को गैसोलीन में बदलने में किया जाता है, कैसे बता सकते हो, तो अल्कोहल ले लेते हैं अपन, अल्कोहल को खोल के लिख देते हैं H, ये ZSM5 का है, ये निर्जलीकरण कर देता है एक्चुअली, उसमें से पत्थर जो है ना बेटा, उसमें से पानी को बाहर, निर्जलीकरण द्वारा, अल्कोहलों की निर्जलीकरण से हाइड्रोकार्बन बन जाते हैं N, ये हाइड्रोकार्बन ही तो आपके क्या है, पेट्रोल है। पेट्रोल क्या है, पेट्रोल क्या भैया, पेट्रोल हाइड्रोकार्बनों का मिक्सचर है, बहुत सिंपल सी बात है, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना। और एक आपको कठोर जल को मृदु बनाने में भी किया जाता है इसका उपयोग, ये भी सिखाया था। कठोर जल क्यों होता है बच्चों, जल कठोर क्यों होता है, जल में घुले हुए कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइडों सल्फेटों के कारण होता है। तो क्लोराइड ले लेते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, ये किसका सूत्र है, कठोर जल। और जियोलाइट का सूत्र शॉर्ट में क्या सिखाया, Na2Z, इनमें धनायन विनिमय करने का गुण होता है, मतलब धातु की जगह धातु ले आओ,
धातु विशुद्ध होते हैं बेटा, तो कुछ नहीं, इसको यहाँ लाओ, इसको यहाँ लाओ, ये कठोर जल है, कठोर जल अब देखना ये क्या हो जाएगा, CaZ बन जाएगा, जो कठोरता का कारण है कैल्शियम, ये अवक्षय वहीं रह जाएगा उसी में, और अपने जल में क्या बन जाएगा, NaCl, 2NaCl। तो बच्चों पानी के अंदर कौन जाएगा, ये NaCl मौजूद रहेगा, ये जियोलाइट के अंदर ही रह जाएगा, तो NaCl के कारण जल कठोर नहीं होता है। तो ये कैसा जल हो जाएगा, कठोर जल किसमें बदल जाएगा, मृदु जल में। मृदु का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट, सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस चैप्टर के 2 पार्ट पूरे हुए। पहले अधिशोषण के वीडियो थे, अब जियोलाइट उत्प्रेरण हो गया, अब उसके बाद तीसरा और शानदार पोर्शन है कोलाइट। हमारे 4 और बहुत कोलाइट है, ये बादल, ये धुआं, ये ठीक है ना, ये धुआं, ये सब कोलाइड ही विलीन के अंतर्गत है। तो कोलाइड क्या है हम जानते हैं बच्चों। तो नया पोर्शन शुरू करने जा रहे हैं कोलाइड। बच्चों कोलाइड, कोलाइड शब्द की उत्पत्ति कोला प्लस आइड से हुई है। किससे हुई है, कोलाइड शब्द कहां से आया, कोला, COLLA, कोला। कोला का मतलब होता है गोंद जैसा, गोंद, गूंद होता है, गूंद, गोंद जैसा, गोंद या सरेस, सरेस जो होती है आटे की लेई जो होती है ना, आटे की लेई जैसा पदार्थ, गोंद, ठीक है ना, या सरेस। और आइड का मतलब क्या होता है, IDE, आइड, कोला प्लस आइड, आइड का मतलब होता है जैसा। तो गोंद जैसा पदार्थ, शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, गोंद या आटे की लेई, आटे की लेई, या फिर स्टार्च, जिलेटिन, जिलेटिन जेली की टॉफियां आती है आपको, तो स्टार्च आप गोंद आलू वगैरह में पाउडर जो स्टार्च का है, जिलेटिन जैसा पदार्थ। 1861 में थॉमस ग्राहम ने इसके बारे में जानकारी दी थी बेटा, बाकी कोलाइड शब्द यहां से आया। वास्तव में कोलाइड ठीक है पदार्थ की एक अवस्था माना जाता है जिसमें कणों का आकार क्या होता है, कोई पदार्थ नहीं है, एक अवस्था मानते हैं जिसमें कणों का आकार निश्चित होता है, उस आधार पर उसको कोलाइड कहते हैं। तो कोलाइड क्या है बच्चों, तो लिखिए कोलाइड पदार्थ की, कोलाइड पदार्थ की एक अवस्था है, पदार्थ की एक अवस्था है, अवस्था है जिसमें कणों के आकार के आधार पर, कणों के आकार के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। कोलाइड की आकार की जो स्थिति है वो भी एक कोलाइड है। कोलाइड से छोटे कण यदि हैं तो वो वास्तविक विलीन कहलाता है। कोलाइड कणों से बड़े कण हैं तो उनको निलंबन कहा जाता है। तो कणों के आकार के आधार पर विलयनों को 3 भागों में बांट दिया जाता है। कणों के आधार पर विलयन 3 प्रकार के हैं। किसके आधार पर, कणों के आकार के आधार पर। तो बच्चों आप लिखोगे विलय के कणों के आधार पर, विलय के कणों के आकार के आधार पर, विलय के कणों के आकार के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। विलयन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बच्चों, तो ध्यान रखना बेटा, कणों का आकार के आधार पर 3 प्रकार, 3 भागों में बांटेंगे इनको। एक तो होता है आपके, यहां तो अपन लिख देंगे उसका गुण। एक तो होता है आपके वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन। दूसरा हम बांटेंगे कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन। और तीसरा हम लिखेंगे निलंबन। वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन। अब वास्तविक विलयन जो है ये इनके प्रकार कितने प्रकार के हो गए, 3 हो जाएंगे ये। इसमें देखना आप सबसे पहले आप अवस्था पर नजर डालें कि इसमें जो है
तो कणों के आकार के आधार पर अब यदि कणों का आकार यदि 10 की घात -7 सेंटीमीटर से 10 की घात -5 सेंटीमीटर के बीच में है तो वो कोलाइडी विलयन हो जाएगा। यदि ये छोटा ये बड़ा हो जाएगा, यदि 10 की घात माइनस आकार जो है ना बच्चों, निलंबन का आकार 10 की घात -5 सेंटीमीटर से बड़ा कण है तो ये निलंबन। तो आकार के आधार पर कणों जो है विलयन 3 प्रकार के, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन। अब क्या देख रहे हैं, प्रावस्था। प्रावस्था में देखिए आप सब एक जैसे कण, जब विलय और विलायक के कणों एक जैसे नजर आते हैं तो अपन कहेंगे समांगी है। ये कैसा है, एक जैसा समांगी विलयन। तो इसकी प्रकृति कैसी हुई, समांगी। इसमें आपको देखो छोटे और बड़े कण नजर आ रहे होंगे, कुछ कण छोटे कुछ बड़े, कुछ छोटे कुछ बड़े। ये है विस्मांगी प्रावस्था जिसमें कणों का आकार में अंतर है। और इसी तरह से इसमें भी बड़े और छोटे कण हैं, ये भी विस्मांगी। तो प्रकृति इसकी क्या हुई, समांगी। ये प्रकृति बतानी है, इनकी विस्मांगी, इनकी विस्मांगी। संख्या, प्रावस्थाओं की संख्या आपको सब एक जैसे एक तरह की चीजें नजर आ रही है। प्रावस्था इसमें केवल एक ही है, इसमें प्रावस्था 2 है, इसमें प्रावस्थाएं 2 है बच्चों। इसी तरह से कणों की दृश्यता, कणों को अपन देख सकते हैं या नहीं देख सकते, उसके आधार पर इनमें अंतर कर सकते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते आप, कितना भी हाई माइक्रोस्कोप लगा दो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगा दे तो भी नहीं देख सकते। सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, कोलाइडी कण नजर आते हैं। रोशनदान से धूल मिट्टी के कण चमकते हैं, पिक्चर हॉल में जाते हैं तो वहां पर धूल मिट्टी के कण चमकते हैं, वो सब क्या है, वो कोलाइडी कण है बच्चों। और नग्न आंखों से भी देख सकते हैं तो वो कोलाइडी से बड़े हैं तो देखेंगे। तो इनको जो है नेक्ड आई से अपन, खुली आंखों से भी अपन देख सकते हैं। इसी तरह से बहुत ही प्रसिद्ध गुण है बेटा टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव नाम 9th में भी वगैरह में भी आता है कि जंगलों में लाइट फैल जाती है, अंधेरे कमरे से जो है रोशनदान से लाइट आने पर उसका प्रकीर्णन हो जाने की घटना को टिंडल वैज्ञानिक के नाम से पढ़ा है। टिंडल प्रभाव ये प्रदर्शित नहीं करता है तो क्रॉस मार दो। ये कौन प्रदर्शित करता है कि कोलाइडी विलयन प्रदर्शित करता है, तो राइट का निशान यहाँ लिख देंगे, प्रदर्शित करता है, ये प्रदर्शित नहीं करता है। इसी तरह से ब्राउनी गति जो है प्रदर्शित नहीं करता है, ये प्रदर्शित करते हैं जिग-जैग मोशन। ब्राउनी गति क्या होती है, जिग-जैग मोशन, ये प्रदर्शित नहीं जो है करते हैं। और ये विशेष गुण है बेटा, कोलाइड ही प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह से अपन ले सकते हैं इनमें जो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव जो है, गुरुत्वाकर्षण का जो प्रभाव है, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव यहां अपन कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण जो है इन पे नगण्य, कोई हल्के है तो काहे का गुरुत्वाकर्षण है, भारी कणों पे लगता है गुरुत्वाकर्षण, तो ये है नगण्य। और इस पे थोड़ा लगता है, कम लगता पर है, प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है किसका, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ता है, कम प्रभाव पड़ता है पर पड़ता है, थोड़े भारी हो जाते हैं। इसी तरह से अपन देख सकते हैं इसी तरह से बस तो 4-5 गुण जो है अपन ने देख लिए हैं। छानना, फिल्टर देख लेते हैं कि इनको फिल्टर कर सकते हैं, संभव नहीं है, ठीक है ना। इनको फिल्टर करना, फिल्टर का मतलब है छानना, आसानी से, छोटे बहुत है तो नहीं कर सकते, आसानी से नहीं। इसमें संभव है विशेष झिल्ली द्वारा, विशेष झिल्ली द्वारा, और ये तो पूरे बड़े हैं तो संभव है, तो आराम से फिल्टर वगैरह। तो कोलाइडी विलयन, वास्तविक विलयन और निलंबन में कम से कम अंतर करने के लिए 4-5 अपन को डिफरेंस लिखना चाहिए। बोर्ड में सवाल आ सकता है कोलाइडी विलयन, वास्तविक विलयन और निलंबन में क्या अंतर है, तो 4-5 ये अंतर आपको आने चाहिए। अरे बच्चों अब अपन देखते हैं कोलाइडों का वर्गीकरण। कोलाइडी विलयनों का क्या पढ़ेंगे, वर्गीकरण। कोलाइडों का वर्गीकरण, कोलाइडों का वर्गीकरण में बच्चों देखना है कि कोलाइड की 2 प्रावस्थाएं होती है, विस्मांगी है ना, उन प्रावस्थाओं के आधार पर फिर वर्गीकृत किया जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि कोलाइड एक विस्मांगी विलयन है, किस प्रकार से करोगे, विस्मांगी विलयन है क्योंकि विस्मांगी का मतलब इस पर अलग अलग प्रावस्थाएं नजर आती है। जैसे छाछ पीते हैं तो छाछ में वो पानी अलग है, वो छाछ के घी के कण तैरते हुए, ठीक है ना, दही के कण नजर अलग ही आते हैं, तो वो अलग अलग प्रावस्थाएं नजर आ गई। कोलाइड एक विस्मांगी विलयन है क्योंकि इसमें 2 प्रावस्थाएं होती, क्योंकि इसमें 2 प्रावस्थाएं होती है, 2 प्रावस्थाएं
होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था, डिस्पर्स्ड फेज, और दूसरा होता है परिक्षेपण माध्यम। नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं भैया जी। परिक्षेपण माध्यम, अरे भैया माध्यम क्या, जो ज्यादा होता है, और ज्यादा कौन सा होता है वास्तविक में? विलायक। तो ये विलायक है एक तरह से अपन को डराने के हिसाब से। बाकी माध्यम क्या होता है? जो ज्यादा होता है वो। तो ये तो हो गया आपके विलायक। और प्रावस्था जो होती है वो सॉल्यूट होती है या कम मात्रा में होती है, तो वो विलय है। तो आप कोई बड़े बड़े नाम दिखने में, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम, इंग्लिश में कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के हिसाब से इनको कहते हैं विलय और विलायक। वास्तव में एक विलय होता है। और बढ़िया डायग्राम से समझना हो तो यहाँ एक छोटा सा डायग्राम आपको समझा देता हूँ। एक बर्तन के अंदर छाछ है या अपने खांसी की दवाई वगैरह है, तो आप देखते हो, या इंक है, ये मेरे हाथ में इंक है, ये कोलाइडी विलेन है। इसको हिलाते क्यों है? क्योंकि इसके जो कोलाइडी कण हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है ना। इसको हिला के डालते हैं। दवाई को हिला के क्यों पीते हैं? छाछ को हिला के क्यों पीते हैं? तो बस समझ जाइए, क्योंकि वो छाछ के कण जो है नीचे बैठ जाते हैं, तो वो हिला के इसलिए बताएं। शेक बिफोर यूज की बात जो आती है वो कोलाइड विलेन ही है। तो यहाँ हम बात करते हैं, ये क्या है? छाछ। मान लीजिए उसमें पानी है, तो पानी जब जाता है तो उसको तो अपन कहेंगे परिक्षेपण माध्यम। क्या कहेंगे? माध्यम। और यहाँ ये क्या तैर रहे हैं? छाछ के कण, जोलिया जो होता है ना, उसमें मक्खन तैर रहा है। तो ये आपके क्या हो गया? आपके मलाई या छाछ के कण, मक्खन। छाछ से मक्खन निकालने के बाद मक्खन तैरता है, तो ये क्या हो गया? ये हो गई आपके परिक्षिप्त प्रावस्था। इसको क्या कहते हैं? कणों को क्या कहेंगे अपन? परिक्षिप्त प्रावस्था कह सकते हैं। तो मेन अब आ गया है कि कोलाइड एक विस्मांगी तंत्र है। क्यों? क्योंकि इसमें दो प्रावस्थाएं होती है, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। इस आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं और इनको लेकर ही अपन आगे वर्गीकरण करेंगे। तो अब वर्गीकरण प्रारंभ हो रहा है। मेन से दोस्ती हो गई है तो उसके आगे पढ़ाई समझ में आ जाएगी। तो पहला वर्गीकरण का आधार यही है। वर्गीकरण चालू होता है, वर्गीकरण क्यों करते हैं समझने के लिए कहते हैं। कैसे करते हैं? आधार होता है। किस आधार पर? इन दोनों की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो पहला वर्गीकरण ए, परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण, परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम, परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था क्या होती है? पदार्थ की तीन होती है, ठोस द्रव गैस। भौतिक अवस्था के आधार पर फिजिकल स्टेट आधार पर 8 भागों में बांटा गया। 8 भागों में, 9 क्यों नहीं बात करेंगे, 8 भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। 8 विशेष भागों में इनको बांटते हैं बच्चों। तो 8 ही क्यों भाई, 9 में बांट देते हैं ना? नहीं साहब, 8 एक 9 क्यों नहीं है? कुछ बात है, विशेषता है। तो यहां तो अपन लेंगे परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था ले लेंगे। यहां अपन ले लेंगे परिक्षेपण माध्यम। अब कोलाइडों के यहाँ विशेष नाम होते हैं, जैसे एरोसोल, बादल होते हैं ना, बादल में हवा ज्यादा होती है, उसका नाम है एरोसोल। जहां पानी ज्यादा है उसको कहते हैं हाइड्रोसोल। ये इनके विशेष नाम है। सॉल, जेल, ये क्या होते हैं? ये कोलाइड के विशेष नाम है, तो ये आने चाहिए। कोलाइड के विशेष नाम कि क्या आएंगे यहाँ? विशेष नाम, कोलाइड के विशेष नाम, और यहां उनका उदाहरण आ जाएगा। तो यहाँ ये टेबल बनाने का तरीका देख लो। बाकी तो आप अपनी नोटबुक से, अपनी पाठ्यपुस्तक से भी अपन इसको पूरा समझ सकते हैं। लेकिन मेरी बात तो आप सुनिए, बाकी में कोई लिखना कोई है तो पाठ्यपुस्तक से आप लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो समझना जरूरी है। ये आपके रिलेशन के प्रकार हो जाएंगे। अब ध्यान देना,
ये 8 ही प्रकार के क्यों है, बात करें। प्रावस्था कौन सी लेते हैं अपन, पहले प्रावस्था लेते हैं ठोस, ठोस 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 प्रावस्था, और यहाँ लिख लेते हैं विलायक ठोस, फिर द्रव, फिर गैस। अब ठोस में ठोस मिक्स कर रहे हैं, ये माध्यम ज्यादा होता है, और ठीक है ना, विलायक है ये विलायक, ये ज्यादा और ये कम। ठोस में ठोस मिश्र धातु हो गई, कांच हो गया रंगीन, ठीक है ना, तो विशेष नाम ठोस एरोसोल, ठीक है ना, तो इसका इसमें उदाहरण हो जाएगा कांच है, रंगीन कांच, रंगीन कांच है। इसके अलावा मिश्र धातु जब बनाते हैं आप, तो धातुओं को मिक्स करते हैं तो मिश्र धातु बनती है, तो इसका उदाहरण हो जाएगा। 8 ही प्रकार के हैं, वो 9 क्यों नहीं है वो बात करेंगे। तो ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सी प्रावस्था बदल दो ना, प्रावस्थाएं बदल देते हैं। ठोस ठोस हो गई, उसके बाद में द्रव ले लेते हैं, द्रव द्रव द्रव, 4, 5 और 6 प्रकार तो ये हो गए यहाँ पे। अब वो वापस ठोस द्रव गैस डाल दीजिए, ठोस द्रव गैस। इनके उदाहरण याद करने सोच लीजिए कि भाई द्रव ज्यादा है या ठोस कम है, लिक्विड थोड़ा ज्यादा है और आपके सॉलिड कम है, तो अपन ले लेते हैं गोंद। क्या ले लेते हैं, इसका बढ़िया एग्जांपल क्या हो गया, गोंद हो गया। आपके स्टार्च मिलियन होगा, गोंद नहीं आता। इसी तरह से गैस तो ज्यादा, उसमें ठोस, गैस के अंदर ठोस धुआं, बढ़िया उदाहरण है धुआं, उसको कहते हैं ठोस एरोसोल। गैस जब ज्यादा होती तो उसको एयर बोलते हैं, तो ठोस एरोसोल बोल देंगे इसको, एरोसोल, विशेष नाम हो गया। और ठोस द्रव तंत्र का नाम अपन कह सकते हैं, जब लिक्विड ज्यादा आता है उसका नाम बहुत ही स्पेशल है, इसको कहते हैं सॉल। क्या कहते हैं, सॉल। और जेल, सॉल जेल होता है। सॉल जेल में लिक्विड की स्थिति है कि यदि वो जेली की तरह है, ठीक है ना, जेली की तरह है अपने, तो वो तो होता है जेल, ठीक है ना, कठोर जो जेली की जो टॉफी आती है, गाढ़ा गाढ़ा है थोड़ा सा, और लिक्विड है मान लीजिए, उसको कहते हैं सॉल। तो अमीबा के अंदर जो है लिक्विड ठोस होता है, कभी सॉलिड हो जाता है। वही वाली बात है कि बरसात जब आती है तो कीचड़ गीला हो जाता है एकदम, तो उसको अपन कहते हैं सॉल अवस्था, और थोड़ा सूख जाता है तो अपन कहते हैं जेल। तो सॉल जेल में बदलते हैं। इसी प्रकार अमीबा के अंदर भी कोशिका द्रव्य सॉल और जेल में बदलता है और वो गति करता है, इसको सॉल जेल अवस्था भी कहा जाता है। तो ठोस में द्रव, ठोस ज्यादा होना चाहिए, उसके अंदर ज्यादा, तो इसको कहते हैं अपन जेल। ये आ जाएगी जेली, इसके अंदर उदाहरण आ जाएगा। इसी तरह से द्रव में द्रव, विशेष नाम क्या हो गया बच्चों, इमल्सन। क्या हो गया, इमल्सन, या पायस बोलते हैं इसको, पायस। और इसका बढ़िया उदाहरण है दूध। इमल्सन, द्रव में द्रव परिक्षिप्त होता है, उसको कहते हैं पायस। इसी तरह से गैस ज्यादा और द्रव कम, तो ये हो गया आपके गैस और द्रव होता है पानी, तो ये बादल हो गए, बादल है, कोहरा है, इसी में आएगा। बादल में क्या होता है, गैस ज्यादा होती है और पानी की बूंदें होती है, तो उसको अपन यहाँ तो उधर, यहाँ तो उसको अपन कहते हैं एरोसॉल, और यहाँ उदाहरण लेंगे अपन बादल है, कोहरा है। इसी तरह से कितने हुए अभी, 6, 2 और बच गए हैं, वो कौन से हैं देखना। पदार्थ की अवस्था पहले ठोस ले ली, फिर द्रव ले लिया, अब गैस ले लो, गैस और गैस, ठीक है ना। 7 और 8 और 9 में गैस पे गैस क्यों नहीं लिया, क्योंकि बच्चों ठोस द्रव, ये लास्ट वाला नहीं होगा, गैस गैस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि गैस गैस मिक्स होकर के समांगी अवस्था बना लेती है, मिक्स हो जाती है, और कोलाइड तो विषमांगी होता है, इसलिए लास्ट वाला नहीं, 8 ही। और इसके अंदर ठोस में गैस क्या आ जाएगा, ठोस तो ज्यादा, उसके अंदर गैस तो अपने कैक हो जाएगा, कैक है, डबल रोटी है, इसका उदाहरण तो यहाँ लिखते हैं अपन उदाहरण। और ठोस एरोसोल हो गया, ठोस एरोसोल की अपन कह सकते हैं वैसे। और फिर द्रव, द्रव में गैस, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है सोडा वाटर। क्या हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा मतलब जो कोको कोला होता है वो इसी में आएगा। और लास्ट वाला तो है ही नहीं, तो ये तो खत्म ही हो गया, लास्ट वाले को मिटा दीजिए, है भी नहीं। तो कोलाइडी जो है भौतिक अवस्था के आधार पर, कोलाइडी विलयन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 8 प्रकार होते हैं। किसकी भौतिक अवस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे
इनमें आपस में स्नेह है या दोस्ती। स्नेह का मतलब क्या होता है? दोस्ती है या नहीं है, किसमें? परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम में यदि दोस्ती है, यानी पानी मिला हुआ आराम से घुल जाए तो द्रव स्नेही, जल स्नेही, और धातु वगैरह है, अब धातु सोना वगैरह है, वो है द्रव विरोधी। बहुत सिंपल है। तो दूसरा वर्गीकरण करेंगे अपन किस आधार पर? परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम में बंधुता के आधार पर। तो दूसरा है वर्गीकरण परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम में, परिक्षेपण माध्यम में बंधुता के आधार, बंधुता के आधार पर, बंधुता के आधार पर कोलाइड विलयन दो प्रकार के होते हैं बच्चों, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड। पहले होते हैं द्रव स्नेही और दूसरे होते हैं द्रव विरोधी, द्रव विरोधी। जैसा नाम वैसा काम भी है कि जब परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम में बंधुता हो, लगाव हो, स्नेह हो, तो द्रव, ठीक ना। तो क्या लिखना है यहाँ पर? जब परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम में, परिक्षेपण माध्यम में बंधुता हो, बंधुता हो या स्नेह हो, आपस में दोस्ती स्नेह हो, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। और इसमें क्या आएगा कि जब परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, माध्यम में विरोध हो, स्नेह नहीं है तो विरोधी ना, विरोध होता है, विरोध होता है, आपस में अंतःक्रिया नहीं करते हैं, उसे क्या कहते हैं? द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। ठीक है, तो ये तो पहला अंतर हो गया। परिभाषा का अंतर भी हो जाएगा, परिभाषा भी हो जाएगी। उदाहरण देने पड़ेंगे। उदाहरण क्या है? आपके घर में गोंद है, पानी डाल दो बन जाता है, आराम से घुल जाता है, स्नेह है आपस में, माध्यम मतलब जल से दोस्ती। तो ये हो जाएगा स्टार्च है, गोंद पड़ा है घुल जाएगा, गोंद है, जिलेटिन है, ये आपके प्रोटीन है, ये सब क्या है? प्रोटीन पाउडर नहीं आता दूध का, गोंदों फटाफट जब उसने कर, इसमें क्या होता है? धातु के सॉल, धातु के कोलाइडी विलियन, धातु सल्फाइड है, धातु नाइट्राइड, धातु के कोलाइडी विलियन इसके अंतर्गत आते हैं। धातु के कोलाइडी विलियन आपके इस अंतर्गत आते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था और विक्षेपण माध्यम, तो धातु के कोलाइडी विलियन इस क्लास के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से उदाहरण है, अब स्नेही है तो आराम से उत्क्रमणीय, मतलब हट भी जाता है, सूख भी जाए तो वापस पड़ जाए, तो ये कैसा होता है? उत्क्रमणीय होता है, उत्क्रमणीय होते हैं। ये कैसे होते हैं कि अनुत्क्रमणीय होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं। इसी तरह से बच्चों स्थायित्व स्वतः स्थायी होते हैं। द्रव स्नेही क्या होता है? स्थायित्व में क्या लिखेंगे? स्थायित्व की बात यदि आए, स्थायित्व में स्वतः स्थायी होते हैं, स्वतः स्थायी होते हैं, स्वतः स्थायी होते हैं, स्वतः इनको स्थायी होते हैं, जबकि अस्थायी होते हैं ये वाले क्या होते हैं बेटा? अस्थायी होते हैं। ये अंतर हो गया इनमें। इसी तरह से पृष्ठ तनाव परिक्षेपण माध्यम में कम होता है। टिंडल प्रभाव प्रकट नहीं करते साहब, टिंडल प्रभाव ये प्रदर्शित नहीं कर पाते, ये प्रदर्शित करते हैं बच्चों। नहीं करते हैं तो चौकड़ी लगा दो, नहीं का मतलब क्रॉस, नहीं करते हैं, ये प्रदर्शित करते हैं तो टिंडल प्रभाव राइट का निशान, क्रॉस का मतलब है नहीं, और प्रदर्शित करते हैं, ये तो हो गया नहीं, और ये लिख दो आप प्रदर्शित करते हैं।
तो अंतर आ जाएंगे, 3-4 अंतर अपन को आने चाहिए। इसी तरह से आपके इस तरह दृश्यता में माइक्रोस्कोप से और अभी आसानी से नहीं देख सकते, दृश्यता में आ जाएगा, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से भी आसानी से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, और इनको देख सकते, इकट्ठे होता है देख सकते हैं। तो कम से कम 4-5 अंतर तो हमको पता है, 1 2 3 4 5 अंतर हो गए तो 5 हमेशा बोर्ड में 4 अंतर इसमें हमें आने चाहिए कि हम उसको अलग कर सकें। तो ये वर्गीकरण था भी। तीसरा वर्गीकरण अब हम स्टार्ट करते हैं इनका आगे। हाँ बच्चा, तीसरा वर्गीकरण अपन करते हैं बेटा परीक्षित प्रावस्था अणु जो है, परीक्षित प्रावस्था के कणों के आकार के आधार पर। ध्यान दीजिए, पहला तो अपन ने पढ़ा था भौतिक अवस्था के आधार पर, दूसरा अपन ने देखा था उसके स्नेह परीक्षित प्रावस्था और उसमें स्नेह के आधार पर, तीसरा है परीक्षित प्रावस्था के कणों की आकार के आधार पर। अब आकार कैसा है कणों का, यदि अपनी कोलाइडी परास में हो, कोलाइडी रेंज क्या होती है, ये मेन परास है अपनी। कोलाइडी परास क्या है बेटा कि जब कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच हो, ये अपनी कोलाइड सीमा है, कोलाइडी सीमा में होना चाहिए। अब इससे यदि आपके छोटे कण हैं और वो मिल रहे हैं तो उसको कहते हैं बहुआण्विक, मल्टीपल। बहुआण्विक मतलब बहुत सारे अणु मिलकर के जब कोलाइडी अवस्था में आ जाते हैं तो वो सबसे पहले होता है, इस आधार पर पहले होता है बेटा बहुआण्विक कोलाइड। तो वे कोलाइड जिनमें, ठीक है ना, 10⁻⁷ से छोटे कण आपस में मिलकर कोलाइडी सीमा में आ जाते हैं, तो अपन के लिए क्या लिख सकते हैं, इसमें परिभाषा बना सकते हो कि वे कोलाइड जिनका आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से छोटा होता है, वे, ठीक है ना, वे कण लिख सकते हैं, वे कण जिनका आके बेटा, तो वे कण लिख सकते हो आप, होता है वे आपस में मिलकर कोलाइडी सीमा में आ जाते हैं। कोलाइडी सीमा क्या है बच्चों, कोलाइडी सीमा कितनी है, ये रही 10⁻⁵ सेंटीमीटर से 10⁻⁵ सेंटीमीटर, ये कोलाइडी सीमा में आ जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें बहुआण्विक कोलाइड कहते हैं, बहुआण्विक पॉलीक्लोराइड। उदाहरण है इसका सल्फर के अणु, उसमें 8 परमाणु होते हैं, S8 की फॉर्म में होता है। बहुत सारे अणु, 1000 या इससे अधिक अणु मिलते हैं तो वो कोलाइडी सीमा में जाते हैं। मतलब बहुत सारे मिलना, सिंपल सी बात है। और गोल्ड सोने का कोलाइडी विलयन इसमें अपन कह सकते हैं। इसी तरह से मैक्रोमोलिक्यूल वृहत आणविक कोलाइड, इसमें क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, वृहत मतलब बड़े पहले से हैं, और बड़े अणुओं को अपन बड़े बहुलक वगैरह जो होते हैं ना, नायलॉन 6 है, प्रोटीन है, जैसे दही है आप या मलाई है, उसको आप पानी में डाल दो तो वो उसमें कोलाइडी अवस्था में आ जाती है। या जो प्लास्टिक की पॉलिथीन है, गर्म कर लो आप उसको, एकदम ठंडे पानी में डाल दो तो एकदम तैरती हुई दिखेगी, वो कोलाइडी अवस्था है। तो बड़े अणु, बृहद अणु जिसकी कोलाइडी मतलब बृहद कण होंगे, जो कितने से बड़े होते हैं, 10⁻⁵ से जो बड़े होते हैं, उनको तोड़ करके छोटी अवस्था में लाना क्या कहलाता है, वो कौन सा कहलाता है, वृहद अणु, ठीक है ना। इसमें, ठीक है ना, तो वे कोलाइड जिसमें बड़े अणु, वृहद का मतलब होता है बड़े अणु, कितने बड़े, 10⁻⁵ से बड़े अणु को एक विलायक में मिलाने पर वे कोलाइडी सीमा में आ जाते हैं, कोलाइडी सीमा में आ जाते हैं, उनको वृहद अणु कोलाइड कहते हैं। उदाहरण है समस्त आपके प्रोटीन, स्टार्च, नायलॉन 6 पॉलीथीन, बहुलक सब जानते हैं, बड़े अणुओं की बात कर चुके हैं। संगणित कोलाइड जो कम सांद्रता पर तो सामान्य विद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन उच्च सांद्रता पर कोलाइड ही बन जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संगुणित कोलाइड। वो सांद्रता कौन सी है, उस सांद्रता वो कम सांद्रता है
इससे अधिक सांद्रता होगी तो ही कोलाइड बनते हैं और उसका नाम है CMC। फुल फॉर्म है क्रांतिक मिसेलीकरण सांद्रता। क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कंसंट्रेशन। 10⁻³ होती है साबुन के लिए। क्रांतिक मिसेलाइजेशन सांद्रता क्या होती है? इस सांद्रता से ऊपर ही, इस मिनिमम है, इससे ऊपर ही कोलाइड बनता, बाकी कोलाइड तो परिभाषा लिखते हैं अपन संगुणित कोलाइड की। इंपॉर्टेंट है ये। साबुन और अपमार्जक इसके उदाहरण है। संगुणित का मतलब है आपस में मिलना, ठीक है ना, मिलने वाले। तो परिभाषा लिख देते हैं संगुणित कोलाइड की। मिसेल निर्माण आपने 10th में भी आता है और साबुन से कपड़े धोने की क्रियाविधि भी इसी से समझ में आती है। तो नेक्स्ट कोलाइड कौन से है? संगुणित कोलाइड। परिभाषा आप लिख सकते हैं क्या कि वे कोलाइड, ठीक है ना, जो कम सांद्रता पर सामान्य विद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करते हैं, अपघट्य की तरह रहते हैं, होते हैं, लेकिन उच्च सांद्रता पर। लेकिन वो कौन सी सांद्रता है? CMC। अपन इसलिए बताइए क्रांतिक मिसेलीकरण सांद्रता, क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कंसंट्रेशन, इसलिए इसका नाम बड़ा CMC है ना। और साबुन के लिए CMC फिक्स होती है बेटा 10⁻³, ठीक है। लेकिन वे उच्च सांद्रता, उसका नाम कौन सा है? CMC, क्रांतिक मिसेलीकरण सांद्रता पर कोलाइडी अवस्था में आ जाते हैं। कोलाइडी अवस्था में आ जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? संगुणित कोलाइड कहते हैं। संगुणित कोलाइड कहते हैं। तो बच्चों संगुणित कोलाइड क्या होते हैं? जो साबुन और अपमार्जक इसके प्रमुख उदाहरण। ये साबुन और अपमार्जक इसके प्रमुख उदाहरण, ठीक है। अब साबुन द्वारा अपन सीखेंगे मिसेल निर्माण और CMC की परिभाषा। CMC की परिभाषा क्या है? वह न्यूनतम सांद्रता जिसके ऊपर ही कोलाइड का निर्माण होता है, कोलाइडी विलयन बनता है, उसे CMC, क्रांतिक मिसेलीकरण सांद्रता कहते हैं। CMC कहते हैं, क्रांतिक मिसेलीकरण सांद्रता कहा जाता है। साबुन के लिए आपने बता दिया है, इसके लिए 10⁻³ मोल पर लीटर इसके लिए मान होता है 1000 कण के करीब। ओके, अब अपन पढ़ेंगे मिसेल निर्माण और उसकी क्रियाविधि। तो कोलाइड का अपन मिसेल निर्माण के लिए 10वीं में भी आपको 10th क्लास में भी आपने पढ़ी है। एक थोड़ा सा बता देता हूँ। मिसेल साबुन की प्रक्षालन क्रिया, कपड़े धोने की क्रिया होती है। अपन कपड़े धोने में घोटी और उसको कपड़ों को ठोकने की जरूरत नहीं, उसको साबुन के अंदर भिगो के उसको हिलाने से वो मैल उससे छूट जाता है बस। तो कपड़े के होटे से कपड़ों की उम्र कम नहीं, कपड़े फट जाते हैं, उससे नहीं होता है। तो मिसेल निर्माण की क्रियाविधि और साबुन में की बात है। मिसेल निर्माण की क्रियाविधि और उदाहरण अपन साबुन का ले रहे हैं, तो साबुन की प्रक्षालन क्रिया भी यही है। साबुन की प्रक्षालन मतलब क्या होता है? शोधन। प्रक्षालन अभिक्रिया मतलब साबुन से कपड़े धोने की क्रिया है। बहुत सिंपल सी बात बताएं आपको तो यही है। अब मिसेल निर्माण अपन उदाहरण लेते हैं साबुन का। साबुन क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्लों के, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण। साबुन क्या है? लंबी कार्बन श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण है बच्चों।
लंबी श्रृंखला, यूं तो शॉर्ट में RCOONA कहते हो आप, साबुन का सूत्र है शॉर्ट, लेकिन पर्टिकुलर R बहुत लंबी है तो वो है C17 H35 COONA। एक C15 H31 वाला सोडियम पॉमिटेट कहलाता है, और ये है सोडियम स्टीरेट, ये तो कहलाता है सोडियम स्टीरेट, सोडियम स्टीरेट। तो बच्चों 17 की ये लंबी हाइड्रोकार्बन की पूंछ है तो इसको खोल के लिख सकते हैं। अब सामान्य पर तो अपने ये सब विद्युत अपीटेस, कम सांद्रता पर तो है आपके, कम सांद्रता पर तो देखो आप आयनिक तो C17H35 CONA, इसको आप पानी में घोलोगे तो ये क्या देगा, स्टीरेट आयन दे देगा, C17H35 CO माइनस और Na प्लस, ये कौन से हैं, स्टीरेट आयन, स्टीरेट आयन देखिए। अब अपन इसको खोल सकते हैं कि स्टीरेट आयन के दो भाग है, 17 लंबे कार्बन की पूंछ हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 17 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और ये C डबल बॉन्ड O, इसको खोल दिया, और ये माइनस, और माइनस के कारण आयनिक भाग है, और जल भी अपना आयन है, आयनिक भाग है, तो ध्रुव ध्रुव अंतर द्विध्रुव द्विध्रुव क्रिया हो जाएगी यहाँ पर, ये द्विध्रुव द्विध्रुव क्रिया है, इसलिए अपन कहते हैं जल स्नेही भाग। कैसा भाग है, जल भी ध्रुवीय विलायक है और ये भी आयनिक है, ध्रुवीय है, तो ये क्या हो गया, लाइक डिसॉल्व, लाइक दोस्ती हो गई, जल स्नेही भाग, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके जल स्नेही भाग। कैसा भाग है, ध्रुवित, ध्रुवित भाग है। और ये लंबी हाइड्रोकार्बन की जो पूंछ है अध्रुवीय होती है, नॉन पोलर होती है। कैसी होती है, नॉन पोलर, या अपन कहते हैं अध्रुवित भाग, अध्रुवीय भाग। तो अध्रुवीय, ये जल विरोधी, पानी से जल से ध्रुवीय ध्रुवीय डाइपोल डाइपोल रिएक्शन होगी, है ना। और ये कैसा है, जल विरोधी भाग है, जल की दोस्ती नहीं है, जल विरोधी। तो ये विरोधी भाग क्या होता है, कपड़े के अंदर घुस जाता है। अब जब उच्च सांद्रता होती है तो साबुन के अणु एक गोलाकार व्यवस्था में जो है व्यवस्थित हो जाते हैं, उसे अपन मिसाइल कहते हैं। तो डायग्राम से समझते हैं। पहले तो साबुन के दो भाग हैं, जल स्नेही भाग और जल विरोधी भाग। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इससे कपड़े कैसे धुलते हैं और कैसे मिसाइल बनता है। तो बहुत आसानी से इसको बहुत समझते हैं बच्चों। इसमें होता क्या है कि कपड़े पर मैल क्यों चिपकता है, कॉलर गंदी क्यों होती है ज्यादा कॉलर पे, क्योंकि मिट्टी तेल होता है, तेल से चिपक जाती है। तो ये कपड़े पर क्या है बेटा, तेल, और तेल से मिट्टी के कण चिपक जाते हैं, उसी को अपन कहते हैं मेल, गंदगी कहते हैं। तो सबसे पहले आप कपड़े पर क्या है, कपड़े पर क्या लग गया है, तेल का छींटा लग गया है, तेल, उसको ठीक है ना, उसको हटाना है। तो सबसे पहले अपन यूं करते हैं कि साबुन लगाना शुरू करते हैं। साबुन का ये तेल से कौन क्रिया करेगा, तेल अध्रुवीय होता है, तो अध्रुवीय अध्रुवीय जो है आपस में क्रिया करेंगे, ध्रुवीय ध्रुवीय करेंगे, ठीक है ना। तो ये वाली बात है, इसमें सोडियम की ये पूंछ इसके अंदर मैल के अंदर घुस जाएगी आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो है ये पूंछ है, ये इसके अंदर घुस जाएगी, ये आयनिक भाग ये बाहर है। तो साबुन पर अपन ने जो है साबुन को लगाना शुरू कपड़े पर, लेकिन 2-3 कण से नहीं होगा। जब उच्च सांद्रता आ जाएगी, कौन सी सांद्रता, CMC, साबुन के लिए मान कितना 10⁻³ उच्च सांद्रता पर इसको चारों तरफ से साबुन के अणु घेर लेंगे। साबुन के 100 या इससे अधिक अणु जब इसको घेरेंगे तो इस मैल को क्या करेंगे, कपड़े से खींच कर बाहर निकाल देंगे और चारों तरफ एक गोलाकार पुंज में व्यवस्थित हो जाएंगे, गोल गोल व्यवस्थित हो जाएंगे। इसे हम क्या कहते हैं, मिसाइल कहते हैं। तो ये क्या है, तेल जो हो गया, ये गंदगी हो गई, मिट्टी हो गई, और इसमें साबुन के कण, ये 17 की पूंछ है, ये 17 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, ये 17 होने चाहिए। ये आपके इस तरह से जो है बहुत सारे कण जब मिल जाते हैं तो एक जटिल संरचना बन जाती है, गोलाकार व्यवस्थित हो जाती है। इस गोलाकार व्यवस्था को अपन क्या कहते हैं बच्चों, मिसाइल। कैसा मिसाइल है ये, आयनिक मिसाइल। इसमें संख्या कितनी है, कुछ भी फिक्स नहीं है। तो इस तरह से कपड़े धुल जाते हैं ये मिसाइल। और ये कैसा कोलाइड है, संगुणित कोलाइड, इसको कहा जाता है मिसाइल, या दूसरा नाम क्या है, संगुणित कोलाइड।
तो कपड़े से गंदगी को छुड़ा लेते हैं और जब कपड़े पानी के अंदर भिगोते हैं, लाते हैं, तो ये छूट जाते हैं, वहां से गंदगी सारी पानी में आ जाती है, उस पानी को गिरा दिया जाता है, कपड़े को सुखा दिया जाता है। यह है साबुन की प्रक्षालन क्रिया का डायग्राम। क्या है? साबुन की शोधन प्रक्रिया, साबुन की प्रक्षालन। प्रक्षालन का मतलब क्या होता है? प्रक्षालन का मतलब होता है शोधन अभिक्रिया। तो प्यारे बच्चों, संगुणित कोलाइड भी समझ में आ जाएगा और उसकी शोधन क्रिया भी समझ में आएगी। तो ये पढ़ा अपन ने कोलाइडों का वर्गीकरण। नेक्स्ट में अपन कोलाइड बनाने की विधियां और शुद्धिकरण की पढ़ाई करेंगे।